अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मछली पालन व्यवसाय से कैसे प्राप्त करें मछली बीज उत्पादन। बकरियों में घेंघा रोग की समस्या और निवारण। गेंदा फूल की रोपाई करते वक्त ध्यान देने योग्य बात। मछली व्यवसाय से अधिक आय लेने के लिए अब किसान मछलियों की अच्छी प्रजातियों का पालन कर रहे हैं और आज के समय में मछली बीज उत्पादन एक उभरता हुआ व्यवसाय बनता जा रहा है। यदि आप भी मछली बीज उत्पादन का कार्य अपनाना चाहते हैं तो कैसे अपनाएं इस तकनीक को, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से। मत्स्य पालकों के लिए बीज उत्पादन का काम एक बहुत अच्छा व्यवसाय है मछली पालन के क्षेत्र में। तो मत्स्य बीज उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कार्प मछलियाँ जो हमारे मीठे जल में पाली जाती हैं, उनके लिए सर्कुलर हैचरी बहुत ही अच्छी हैचरी मानी जाती है, जिसमें कि सर्कुलर टैंक्स होते हैं और उसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि पानी का सर्कुलेशन होता रहे, हमेशा पानी घूमता रहे, जिससे कि जो अंडे उसमें संचय किए जाते हैं वो लगातार घूमते रहें और स्थिर ना हो, बैठे नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। साथ साथ इसमें कुछ तालाबों की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, जिसमें कि प्रजनकों को रखना पड़ता है और उनका रख रखाव ठीक ढंग से करना पड़ता है तथा यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि हैचरी में लगातार जब बीज उत्पादन का काम हो तो उसमें लगातार पानी की व्यवस्था हो और पानी ऑक्सीजनेटेड हो। हैचिंग टैंक का आकार 3.6 मीटर व्यास वाला करना पड़ेगा और उसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर के करीब होती है, ताकि उसमें 1 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा जा सके। हैचिंग टैंक में 2 टैंक होते हैं, एक बाहर की तरफ होता है, एक अंदर की तरफ होता है। तो अंदर की तरफ जो टैंक होता है उसके बीच में एक पाइप लगा हुआ रहता है जो कि उसके पानी के लेवल को बराबर रखता है और साथ ही उसमें से जो पानी आता रहता है हैचिंग टैंक में, वो गंदा पानी उस वाले पाइप से निकलता रहता है। तो अंदर वाले जो आंतरिक टैंक होता है वो चारों तरफ से जाली से ढका रहता है, जिससे कि पानी छनकर उसे बाहर जाए। तो हैचिंग टैंक और उसके बाद में कंडीशनिंग टैंक, एक छोटा सा टैंक बनाया जाता है जिसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होती है, चौड़ाई लगभग 1 मीटर तथा गहराई भी लगभग 1 या 1.2 मीटर के करीब रखी जाती है। इस टैंक में ब्रीडिंग से पहले मछलियों की कंडीशनिंग की जाती है, उनको सवेरे पकड़ लिया जाता है और दिन भर वहाँ पे उनको एक्लीमेटाइज किया जाता है ताकि इस वातावरण में रहने के उपयुक्त हो जाएं तथा जो भी उन्होंने खाद्य पदार्थ खाए हुए हैं उनका ठीक से पाचन हो जाए और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाए। फिर शाम के समय उन मछलियों का, प्रजनक मछलियों को हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें कि सिंथेटिक हार्मोन आजकल बाज़ार में मिलते हैं, जैसे OA प्रीम, OAFH, OA टाइड। मत्स्य बीज उत्पादन के लिए सबसे पहले आपको
प्रजनक तालाबों से प्रजनकों का चयन करना पड़ता है, जो कि सवेरे के समय किया जाता है। प्रजनकों का चयन करके नर और मादा मछलियों को इंजेक्शन लगाया जाता है। ये मादा मछलियों को नर की तुलना में लगभग 2 गुना हार्मोन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे यदि एक मादा 1 किलोग्राम की है तो उसे 0.4 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम के हिसाब से ओवा प्रीम या ओवा एफएच का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह से नर मछलियों को 0.2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम के दर से ओवा प्रीम या ओवा एफएच नामक हार्मोन का प्रयोग करना पड़ता है। इन हार्मोन्स को मछलियों के गोनोपोर के पास, जहाँ पे डार्सल फिन होता है, उसी की आसपास इंजेक्शन दे दिया जाता है। इंजेक्शन देने के बाद इन मछलियों को ब्रीडिंग पूल, जिसे कि प्रजनक पूल कहते हैं, उसमें रख दिया जाता है। उसमें कृत्रिम बरसात की व्यवस्था रहती है तथा पानी घूमने की भी व्यवस्था होती है। उसमें ऊपर से पानी गिरता रहता है। ये वातावरण मछलियों के प्रजनन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि बरसात जैसे कंडीशन नहीं बनाई जाएगी या नदी के फ्लो जैसे कंडीशन नहीं बनाएगी तो मछलियाँ ठीक से अंडे नहीं दे पाएंगी। इन व्यवस्थाओं में मछलियाँ रात के समय 3-4 बजे के आसपास अपने अंडे देना शुरू कर देती हैं तथा नर अपने स्पर्म देना शुरू कर देते हैं। और मछलियों के अंडे में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। निषेचित अंडों को जल्दी ही हैचिंग टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे उनका हैचिंग होती है। और इन सब कार्यों के लिए लगातार पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होती है। जब निषेचित अंडों को हैचिंग टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है, अंडे भी धीरे धीरे घूमते रहते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। और यह एक इसलिए किया जाता है कि ताकि अंडे लगातार घूमते रहें और धीरे धीरे उसमें जो जाइगोट है वो उसके एग सेल के किनारे आए और उनका हैचिंग हो जाए। तो इस कार्य में लगभग 16 से 20 घंटे लग जाते हैं। तो लगभग 20 घंटों के बाद इनकी हैचिंग हो जाती है, फिर हैचलिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिन्हें लार्वी कहते हैं। इन लार्वी को वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो उनको लगभग 3 दिनों तक इसी हैचिंग टैंक में रखा जाता है। 3 दिनों के बाद ये मजबूत हो जाते हैं तथा नर्सरी तालाब, जो कि मिट्टी के बने होते हैं, और बाल्टी में ले जा कर के नर्सरी तालाबों में, जो कि पहले से ही तालाब तैयार हों। नर्सरी तालाब में इनकी संचय दर 50 से 60 लाख प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए तथा यहाँ इन्हें 20 दिनों तक संचित रखते हैं। ये जीरा अवस्था कहलाता है। वहाँ पे उन्हें लगभग 20 से 25 दिन लगते हैं फ्राई अवस्था तक पहुँचने में। उनको थोड़ा बहुत बाहर से कृत्रिम आहार भी देने की ज़रूरत होती है और उसके बाद में 20-25 दिनों के बाद वो मत्स्य पालकों को देने लायक हो जाते हैं। बीज उत्पादन का कार्य यदि सही ढंग से किया जाए और उसमें 2 हैचिंग टैंक रहते हैं, उसे इस हैचरी को लगाने में लगभग 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो किसान एक सीज़न में लगभग 1 से 1.5 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन कर सकता है और लगभग 5 से 10 लाख रुपए का मत्स्य बीज का उत्पादन कर लेगा। यह स्ट्रक्चर, यह संरचना काफ़ी समय के लिए बन जाती है। 20 से 25 साल तो हैचरी की लाइफ रहती ही है। तो धीरे धीरे उसे जो फिक्स्ड कॉस्ट में पैसा लगा हुआ है तो साल प्रति साल आता रहेगा, लेकिन अगले साल 2 साल 3 साल में उसे सारा पैसा वापस आ जाएगा और फिर उसको नेट आमदनी होने लगेगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आप लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी गुजर जाती है लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ती। नल प्यासे हैं, बिल आता है, बिजली नहीं, सड़क भी ढूंढनी पड़ती है। ऐसे होती है नारी की पूजा। कुछ तो सिर्फ मतलब का मसाला खोजते हैं। कब तक सहेंगे और क्यों चुप रहेंगे? रखिए हमारे साथ अपनी बात।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में जो किसान बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके सामने अधिकतर बकरियों से संबंधित कुछ समस्याएं आती रहती हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक है घेंघा की समस्या, जिसमें बकरियों का विकास प्रभावित होता है। तो किसान भाइयों, क्या है घेंघा की समस्या, उसके कारण, लक्षण और निवारण, इस पर जानकारी दे रहे हैं एक पशु चिकित्सक डॉक्टर SK शुक्ला। बकरियों में बहुत सारे संक्रामक रोग होते हैं, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, परजीवी रोग या फफूंद से फैलने वाले रोग। लेकिन उनमें से कुछ रोग हैं जो कि खनिज लवण की कमी से भी होते हैं। खनिज लवण की कमी से होने वाला एक घेंघा रोग है। घेंघा रोग या इसको हम ग्वाइटर कहते हैं। ये रोग आयोडीन तत्व की कमी से होता है। इस रोग के होने का मुख्य कारण है रक्त में आयोडीन तत्व की कमी का माना जाना है, जिसके कारण जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी दैहिक क्रिया निष्क्रिय हो जाती है और इससे निकलने वाले हार्मोन रक्त में असंतुलित हो जाते हैं, जिससे बकरियों की चयापचयी क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। इस रोग में बहुत से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि है, गले के नीचे पाई जाती है दो, और उसमें सूजन आ जाती है। तो कई बार ये दूर से ही देख करके पता चल जाता है कि इस पशु की या इस बकरी की या इस बकरी मेमने की ग्रंथि बढ़ी हुई है। प्रमुख लक्षण जो है वो बकरियों में या मेमनों में पाए जाते हैं। उसमें वृद्धि ठीक नहीं होती है, उनका वजन ठीक से नहीं बढ़ता है, पशु बहुत कमज़ोर होता है, पशु जो है थकान महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है, नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है, चर्म रोग, इस जो खाल है उसके ऊपर रोग हो जाते हैं, चेहरे पर जो है बालों का गिरना, चेहरे की आभाहीनता या एनीमिया या जैसे हो जाती है, तंत्रिका तंत्र में गिरावट, जो तंत्रिकाएं हैं उनमें भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में पशु जो है या बकरियां जो है या मेमने हैं वो लड़खड़ा कर चलते हैं, कपकपी पैदा हो जाती है और बकरियां कई बार गाभिन भी नहीं होती हैं। रोग के निदान के लिए रोग रक्त में T3, T4 और TSH हार्मोन की मात्रा ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमको ब्लड का जो सैंपल है, जो खून का रक्त का नमूना है, वो लेबोरेटरी में भेजना पड़ता है, प्रयोगशाला में भेजना जाता है और वहाँ पे रक्त की जांच होती है और उससे पता चल जाता है कि इस बकरी में या इस पशु में जो है थायराइड रोग है या नहीं है। रोग का उपचार बहुत ही आसान है, रोग की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में आयोडीन की कमी है वहाँ पर पशुओं को नमक में आयोडीन मिला करके देना चाहिए या मिश्रण संतुलित आहार देना चाहिए और उसमें मिनरल मिक्सचर या जो खनिज लवण मिश्रण है उसका प्रयोग करना चाहिए। जिसे कोलाइडल आयोडीन है वो पानी में घोल करके जो ग्रसित पशु हैं, जो बकरी या मेमने हैं, उनको पिला सकते हैं। लेकिन ये थोड़े दिनों से काम नहीं चलता है, इसमें कम से कम 3 से 4 महीने तक आयोडीन का घोल पिलाना चाहिए। यदि हार्मोन की कमी हो गई है तो उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन आता है, उसकी मात्रा जो है 2.5 से 5 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से रोज खिलाते हैं और कई बार ऐसे पशुओं को ये जीवन पर्यंत खिलाना पड़ता है। खनिज लवण या आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करेंगे, उनके दाने में देंगे, उनके चारे में देंगे, तो उससे बकरियां इस रोग से ग्रसित नहीं होंगी और उनका उत्पादन अच्छा होगा, उनका वजन सही होगा, उनका मांस उत्पादन सही होगा, दुग्ध उत्पादन सही होगा तथा बच्चे अच्छे पैदा होंगे। प्रदेश में हमारे जिन किसानों ने गेंदा फूल की नर्सरी लगाई थी वो रोपाई के लिए लगभग तैयार है। अब इसकी रोपाई करते वक्त तथा बाद में फसल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को करना आवश्यक होता है जिससे कि अधिक फूलों का उत्पादन हो सके, इसी के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कि कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK वर्मा।
कि गेंदे की हमारी दो किस्में होती हैं। एक होता है अफ्रीकन गेंदा होता है, दूसरा होता है फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा जो होते हैं उसकी साइज जो आती है फ्लावर की वो बड़ा आता है, पौधा भी बड़ा होता है। उसी प्रकार से एक फ्रेंच गेंदा होता है। फ्रेंच होता है जिसका पौधे की ऊंचाई जो होती है छोटी होती है, फूल भी इसमें छोटे आते हैं। तो किसान भाई दोनों को अगर लगाते हैं, अफ्रीकन भी लगाते हैं, अगर फ्रेंच भी लगाते हैं किसान भाई, तो उसका काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। किसान भाई प्लांटिंग करने के लिए खेत की तैयारी करना बहुत जरूरी है। जहाँ पर भी आप गेंदे की खेती करने जा रहे हो वहाँ का जो मुख्य खेत है उसको अच्छी तरीके से साफ सफाई कर ले। साफ सफाई करने के बाद उसमें डिस्क हैरो चला के, पाटा चला के अंतिम में, और उसका जो लेवलिंग है, उसका जो कहने मतलब है कि उसका जो पानी का निकास है आप देख ले कि अच्छी तरीके से वो हमारे खेत से हो जाए। क्योंकि अगर पानी का जमा होगा तो आप देखेंगे कि हमारे उसमें गेंदे में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जल निकास की उचित व्यवस्था करें कि हमारा जल निकास अच्छी तरीके से गेंदे के उसमें हो जाए। खाद और प्रबंधन ऐसा है किसान भाइयों, अगर आपको अच्छी उत्पादन लेना है, फूलों की संख्या को अच्छा बढ़ाना है, तो खाद का और रासायनिक खाद का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय किसान भाई 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद का अच्छी तरीके से अपने खेत में उसका छिड़काव कर दे इस तरीके से। और दूसरा चीज़ आता है रासायनिक खाद। रासायनिक खाद के लिए किसान भाई 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के रूप में आप डालेंगे। डालने का जो तरीका है किसान भाई, नाइट्रोजन जो है आपका आधी मात्रा डालेंगे, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जब आप खेत में गेंदे की प्लांटिंग करने जा रहे हैं, खेत में लगाने जा रहे हैं, उस समय डालना है। आधी मात्रा जो नाइट्रोजन की बच जाएगी उसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में कम से कम 25 से 30 दिन बाद आप उसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में आधी मात्रा जो बची हुई नाइट्रोजन उसको डालेंगे। फिर उसके बाद किसान भाई लगाने के पहले आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमारे ज़मीन में, भूमि में बहुत सारे भूमि जनित रोग भी रहते हैं। तो उनको नियंत्रित करने के लिए है कि जब भी हम खेत में प्लांटिंग करने जाएंगे गेंदे को, तो उसके जड़ को उपचार करें। जड़ को उपचार करने के लिए किसान भाइयों उसमें बाविस्टिन, डाइथेन M45 या कोई भी दवा मिलती है फफूंदनाशक, उसका कम से कम 5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर, और जो जड़ है आपकी गेंदे की उसको 5 मिनट तक डुबो के रखिए। और उसके बाद फिर आप शाम के समय, संध्या के समय उसको खेत में लगाएं। लगाने से पहले ये किसान भाई ये चीज़ को ध्यान रखिए कि उसकी दूरी कितनी रखें। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई जो अफ्रीकन है वो कम से कम 30 सेंटीमीटर रो से रो होना चाहिए दूरी, कतार से कतार की दूरी, और 40 सेंटीमीटर जो रहेगा वो पौधे से पौधे की दूरी रहेगी। जो छोटे वाले आते हैं जिसको हम चमेली गेंदा भी कहते हैं लोकल भाषा में, तो उसके लिए किसान भाई कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखेंगे। तो इस तरीके से कतार मतलब प्लांटिंग करेंगे आप। इसके साथ साथ किसान भाई इसमें विभिन्न प्रकार के आप देखेंगे कि जो कृषि क्रियाएं होते हैं, एक तो होता है कि सिंचाई। अगर आप देख लीजिए कि वो आपकी जलवायु किस तरीके से है उस समय, अगर ठंडी जलवायु है तो कम से कम उसमें 7 से 8 दिन के अंतर पे पानी देंगे। अगर उसमें देख रहे हैं कि मिट्टी में नमी की कमी होती जा रही है तो 4 से 5 दिन के अंतर पे भी आप पानी दे सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण भी बहुत जरूरी है कि खरपतवार अगर आपके खेत में हो गए हैं तो आप इसको नींदानाशक से जो दवाएं आते हैं उसको भी डालकर आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हाथ से भी निकाल कर उसको नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि खरपतवार आपकी फूलों की जो पैदावार है उसको प्रभावित कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई कि आप खरपतवार को नियंत्रण अच्छी तरीके से करें। किसान भाई जब भी हम पौधा लगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं, तो कम से कम 20-25 दिन बाद एक बार उसमें मिट्टी चढ़ने का कार्य करें। तो उससे आप देखेंगे कि पौधा आपका स्वस्थ और हेल्दी रहेगा और उत्पादन हमको अच्छा इसका मिलेगा। इसके साथ साथ किसान भाई इसमें प्रमुख जो बीमारी आते हैं, तो इसमें प्रमुख बीमारी आती है पाउडरी मिल्ड्यू आती है, जो कि आप देखेंगे पत्तियों पे धब्बे सफ़ेद कलर के दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अगर डाइथेन M45 है या डाइथेन Z78 है, दोनों में से एक दवा को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब के घोल कर अगर हम इसको डालते हैं 2 या 3 बार 15-15 दिन के अंतराल में, तो काफ़ी अच्छा इसका हमको परिणाम मिलने लगेंगे। इसके साथ साथ किसान भाई कीड़े की बात करते हैं तो इसमें रेड स्पाइडर माइट आता है। स्पाइडर माइट जो होता है इसको अपन नियंत्रित करने के लिए किसान भाई हम मेटास्टॉक्स का भी स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी नियंत्रित किया जा सकता है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। पर हेक्टेयर की अगर बात करें किसान भाई, अगर अच्छे से अच्छा खेती अगर अपन करते हैं पूरी कृषि क्रियाओं को अपनाते हुए, तो कम से कम 150-200 कुंटल के आसपास आता है। और जब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो किसान भाई कम से कम ये ध्यान रखेंगे कि हम 4 से 5 दिन के अंतराल पे फूलों को तोड़े, और तोड़ने के बाद सीधा हम टोकरी में रखें, बास्केट में रखें, और उसको जहाँ फिर मार्केट में ले जाना वहाँ पर हम तोड़।
आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। सब्जी उत्पादन में हमारा देश विश्व में दूसरे स्थान पर है, फिर भी देशवासियों को पर्याप्त मात्रा में सब्जी नहीं मिल पा रही। सब्जियों की इस भारी कमी को पूरा करने तथा किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए पॉली हाउस एक अच्छा उपाय है, जिसके द्वारा बेमौसम सब्जियां उगाकर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की बात की जाए तो यहाँ के खानी गांव के किसान ताराचंद ने इन दिनों अपने पॉली हाउस में बैगन, टमाटर और खीरे की फसल लगा रखी है। नमस्कार, मैं ताराचंद मैं गाँव खनी पर मैं जोरगढ़ तहसील चित्तौड़ जिला चंबा का रहने वाला हूँ। और मैंने 10 बाई 25 मीटर का ग्रीन हाउस लगाया हुआ है, जिसमें कि जो कि ब्लॉक वालों से मुझे सब्सिडी मिली है। और इसमें 50,000 मैंने अपनी पैसा दिया है और बाकी ब्लॉक वालों ने दिया है, ब्लॉक विभाग की तरफ से मिला है। और इसमें मैंने मार्च अप्रैल में टमाटर और खीरे की खेती लगाई थी। पहले पनीरी तैयार की और उसके बाद इसमें जो पौध तैयार हो गई तो उसको पौध को इसमें लगाया। और टमाटर की दूरी 60 सेंटीमीटर 45 की रखी है और खीरे की 1.5 मीटर दूरी रखी है। और खीरे से खीरे की दूरी जो है 1 फुट की रखी है। और इसमें अब तो फल लेना तैयार हो गया है। और जब फल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इसे हम लकड़ के खंभे लगाते हैं टमाटर और खीरे को, और जो धागे से जो इनको ऊपर बांधते रहते हैं। इसमें से जो खेती करने से है पैदावार जो ज़्यादा मिलती है। और इसमें जो बीमारी वगैरह लगती है उस पर हम वक्त पर स्प्रे करते रहते हैं। जैसे मासवान है, कीड़े के लिए मासवान लगती है, और स्कैब के लिए डाइसनम 45 MZ 78 और दूसरी बैल्स्टिन वगैरह की स्प्रे करते हैं। पॉली हाउस की सब्जियों में रासायनिक खरपतवार नाशी की तुलना में साधारण गुड़ाई अधिक उपयोगी होती है। बुवाई के 20 से 25 तथा 40 से 50 दिनों बाद यह प्रक्रिया अपनाएं। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। शुरू में प्रतिदिन तथा जड़ पकड़ने पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। तत्पश्चात 5 से 7 दिनों के अंतराल में सिंचाई करें। उचित अवस्था में सब्जियों की तुड़ाई करें। समय से पहले तुड़ाई करने पर उत्पादन कम होता है तथा विलंब से करने पर उपज की गुणवत्ता घटती है। टमाटर और खीरे को जो हम लकड़ के सहारा देते हैं, पोल लगाते हैं, या अगर ये ना बांधें तो हमारे टमाटर जो नीचे ज़मीन पर पड़ जाते हैं और सड़ जाते हैं। और खीरा भी इसी तरह नीचे ज़मीन पर ख़राब हो जाता है और सड़ जाता है। इसलिए हम इसको लकड़ लगा के ऊपर सहारा देते हैं, और जैसे जैसे बढ़वार होती है हम धागे से ऊपर बांधते जाते हैं, जिससे हमें फसल जो ठीक अच्छी मिलती है और इसमें बीमारी भी जो है कम लगती है। अगर खेत मंडी से अधिक दूरी पर हो तो टमाटर के फलों की हरी अवस्था में और नजदीक हो
तो गुलाबी अवस्था में तुड़ाई करें। पॉली हाउस में पानी इकट्ठा न होने दें। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। खरपतवार नष्ट कर दें। रोग या कीट लगने की स्थिति में ग्रसित पौधों को निकालकर जला दें। मृदा जनित रोगों तथा कीटों से बचाव हेतु सोलराइजेशन या फॉर्मेलिन से मिट्टी को कीटाणु रहित करें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बकरियों की उचित बर्बरी नस्ल के बारे में जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010854599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।